दिस इज़ 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर अपने श्रोताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज की स्टोरीज, पहली स्टोरी है राहुल देव बर्मन की। राहुल देव बर्मन के बुरे दौर में किसने दिया उनका साथ और कैसे मिला उन्हें अपना खोया हुआ विश्वास। दूसरी स्टोरी, मनमोहन देसाई को कैसे मिली फिल्म आ गले लग जा की कहानी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेत्री और निर्देशिका अपर्णा सेन को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे एक विदेशी फिल्म फ्रेंच किस की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। शो के अंत में होगा लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जवाब दूंगा हिसार के श्रोता के एक प्रश्न का। तो आइए शुरू करते हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। राहुल देव बर्मन का बहुत बुरा दौर चल रहा था। नई फिल्में आ नहीं रही थीं, जो फिल्में आईं वो पिट गई थीं, और जो फिल्में साइन की थीं उनमें से ज़्यादातर फिल्मों से आर.डी. बर्मन को निकाल दिया गया था। ऐसे में आर.डी. बर्मन को एक फिल्म मिली, 1942 अ लव स्टोरी। मन लगाकर काम पे जुट गए। एक गाने की म्यूजिक की सिटिंग चल रही थी, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। राहुल देव बर्मन ने एक धुन बजा के विधु विनोद चोपड़ा को सुनाई। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्हें ये धुन बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी उन्होंने आर.डी. बर्मन का दिल रखते हुए कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ। आर.डी. बर्मन बोले, अरे तू तो कभी सोच के नहीं बोलता भाई, एकदम दिल से बोलता है, तेरा फर्स्ट रिएक्शन बोल। वहाँ कई और भी म्यूजिशियंस बैठे हुए थे। विनोद चोपड़ा ने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। वक्त की नज़ाकत समझते हुए एक एक करके सारे म्यूजिशियंस कमरे से बाहर निकल गए। तब विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, दादा ये जो धुन आपने सुनाई है बिल्कुल ही वाहियात धुन है। मुझे जो चाहिए उससे ये कंपोजिशन कोसों दूर है। आर.डी. बर्मन जहां बैठे थे ठीक उनके सर के ऊपर सचिन देव बर्मन की एक फोटो टंगी थी। विधु विनोद चोपड़ा ने सचिन देव बर्मन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं असल में इनकी तलाश में आया हूं। चूंकि अब वो है नहीं तो ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। ये सुनने के बाद आर.डी. बर्मन ने विधु विनोद चोपड़ा से सिर्फ एक ही बात कही, एक ही सवाल पूछा, तू ये बता मैं फिल्म कर रहा हूं कि नहीं। विधु विनोद चोपड़ा ने जवाब दिया, दादा डोंट गिव मी दिस इमोशनल रबिश, गिव मी द म्यूजिक आई वॉन्ट। आर.डी. बर्मन ने विधु विनोद चोपड़ा से कहा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। विनोद चोपड़ा बोले, दादा आप 1 साल ले लो, बट गिव मी द म्यूजिक आई वॉन्ट। आर.डी. बर्मन की आंखों में आंसू आ गए। विनोद चोपड़ा भी थोड़ा इमोशनल हो गए। 1 सप्ताह बाद विधु विनोद चोपड़ा पहुंचे आर.डी. बर्मन से मिलने। म्यूजिक रूम में कोई नहीं था। विनोद चोपड़ा को लगा कि अब पंचम आकर उनसे कहेंगे कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो आए। आते ही उन्होंने कहा, यार हुआ नहीं है। उनके हाथ में एक ऑडियो कैसेट था। वो कैसेट विनोद चोपड़ा को थमा दिया और कहा, इसमें एस.डी. बर्मन की कुछ धुनें हैं, तुम भी इसे सुन लो, लेकिन मुझे यार आ नहीं रहा है। विनोद चोपड़ा ने कहा, दादा आप आराम से करो, हिम्मत बंधाई कि होगा, जरूर होगा। 1 सप्ताह के बाद जब विधु विनोद चोपड़ा दोबारा आर.डी. बर्मन से मिलने पहुंचे, म्यूजिक रूम में सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए थे। विनोद चोपड़ा के आते ही आर.डी. बर्मन ने एक धुन बजानी शुरू कर दी। अभी कुछ 10 ही सेकंड हुए थे कि विनोद चोपड़ा ने तारीफ में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। आर.डी. बर्मन ने गाना बंद कर दिया और पूछा, ये तू क्या कर रहा है, अभी तो गाना शुरू भी नहीं हुआ है। विनोद चोपड़ा ने कहा, दादा ये जो आपका फर्स्ट नोट है ना, मैंने सुन लिया, ये गाना अब कहीं नहीं जाने वाला है, ये एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था। जो धुन विधु विनोद चोपड़ा को पसंद आई वो असल में आर.डी. बर्मन ने बहुत साल पहले जोशीला फिल्म में इस्तेमाल की थी। संयोग की बात है कि उस वक्त गाना उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था,
जितना इस धुन को कॉपी करके 1942 अ लव स्टोरी में हो गया। फिल्म आई, फिल्म के गानों ने धूम मचा दी, R.D. बर्मन का नाम फिर चमक उठा, लेकिन सफलता का रस चखने के लिए R.D. इस दुनिया में नहीं थे। फिल्म रिलीज हुई अप्रैल 1994 में और R.D. बर्मन चले गए 4 जनवरी 1994 को। मनमोहन देसाई का बेटा केतन जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ एक स्केटिंग रिंग भी था। स्टूडेंट्स स्केटिंग करते थे। दूसरे बच्चों को देखकर केतन ने भी अपनी माँ से जिद की कि उसे भी स्केट्स चाहिए। माँ बाप को मानना पड़ा, प्रबंध कर दिया गया। केतन अब स्कूल आवर्स के बाद स्केटिंग सीखने के लिए रुक जाने लगा। ज़्यादातर मनमोहन देसाई की पत्नी ही केतन को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थीं। कभी कभी मनमोहन देसाई भी चले जाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचे तब केतन स्केटिंग लेसन ले रहा था। मनमोहन देसाई वहीं बैठ इंतज़ार करने लगे। और भी बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, सीख रहे थे। इन बच्चों को देख मनमोहन देसाई के मन में ये ख्याल आया कि उस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी जो चलने फिरने में असक्षम हो, हैंडीकैप्ड हो। उसके दिल की क्या हालत होगी। इसी ख्याल पर मनमोहन देसाई ने अगले कुछ दिनों में एक पूरी कहानी लिख दी। नाम दिया कहानी को आ गले लग जा। कैसे दो लोग स्केटिंग रिंग में मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, किन हालात में दोनों की शादी से पहले ही बच्चा हो जाता है, फिर कैसे दोनों बिछड़ जाते हैं। बच्चा अपने बाप के साथ रहता है लेकिन वो चलने में असक्षम है, उसका एक पैर ख़राब है, फिर भी उसके दिल में अरमान है कि वो एक दिन अपने बाप की तरह स्केटिंग करेगा। फिर कैसे बच्चे के कारण दोनों बिछड़े प्रेमी फिर मिल जाते हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी मनमोहन देसाई ने स्केटिंग रिंग के इर्द गिर्द ही बुनी थी, जो उनके दिमाग में अपने बेटे केतन को स्केटिंग करते देख आई थी। वेलकम बैक टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं? सर जी, आपको हमने देखा भी जरूर होगा। मैं राजेंद्र कृष्ण जो है उसके साथ ही था, मैं शालीमार होटल में 40 वर्ष काम किया। अच्छा। और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के आदमी है जी, आपको मालूम है, पूरा मद्रास को उधर लेके आया वो। हाँ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ मद्रास को लेके आया जी। और राजेंद्र कृष्ण था, पॉपुलर थे उसके, ये सब जो सुनील दत्त, दिलीप कुमार, ये जितने भी है सब उसके पास रोज आते थे। जी जी, आपका शुभ नाम तो बताएं, हमारे दूसरे दर्शक जानना चाहते हैं। ए लालवानी, हम लोग सबको तो बोलता है, मेरा नाम है के लालवानी। के फॉर कानपुर, ए फॉर अन्नू, राइट? के मतलब कानपुर समझो, कानपुर, और ए मतलब अन्नू, के ए लालवानी फ्रॉम मुंबई। ए लोकुमार लालवानी। अच्छा, तो लालवानी। मैं 40 वर्ष शालीमार होटल में मेंटेनेंस मैनेजर था। दूसरी बात क्या, आपने कभी भी राजेंद्र कृष्ण के बारे में कभी बात ही नहीं की है? नहीं, आपने सुना नहीं होगा लालवानी साहब, राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी ना। वही बोला, किसने गीत लिखा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा टुकड़ा रहता है, ये भी राजेंद्र। एक चतुरनार भी लिखा है, वो तो है। और यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोलिए, वो भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है। खाली कभी आप बोल रहे हैं कभी राजेंद्र कृष्ण का सुना है तो कभी रिपीट कर देगा ना, तो हम सुनेगा कि उसके बारे में तो अभी हमको तो मालूम है ही। हाँ। तो अभी आपके मुंह से क्या है तो हमको खुशी हुई। राजेंद्र कृष्ण जी का ही गाना सुनवाने जा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अपर्णा सेन को। अपर्णा सेन का जन्म 25 अक्टूबर 1945 को कलकत्ता में हुआ था। वैसे उनका परिवार बांग्लादेश के जैसौर जिले का रहने वाला था। उनके पिता का नाम चिदानंद दासगुप्ता और माताजी का नाम सुप्रिया दासगुप्ता था। पिता एक वरिष्ठ फिल्म समीक्षक थे। उनकी माँ एक जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। अपर्णा सेन का बचपन तब के बिहार और अब के झारखंड के शहर हजारीबाग और कोलकाता के बीच बीता। उनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता के साउथ पॉइंट स्कूल से हुई, जिसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल की। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपर्णा सेन को सत्यजीत रे की एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया।
फिल्म का नाम था तीन कन्या। आगे भी उन्होंने सत्यजीत रे की कई फिल्मों में काम किया। कॉलेज करने के बाद उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म आकाश कुसुम में और महापृथ्वी में भी काम किया। हिंदी में यही फिल्म मंजिल नाम से बनी थी। इस फिल्म के लिए अपर्णा सेन को मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी हासिल हुआ। इस तरह धीरे धीरे अपर्णा सेन ने बंगला फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए। इनकी जोड़ी सौमित्र चैटर्जी और उत्तम कुमार के साथ खूब सराही गई। इन्होंने मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया, जैसे द गुरु, बॉम्बे टॉकी, हुला बुलू ओवर जॉर्जी एंड बॉनीज पिक्चर्स इत्यादि। कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, विश्वास, सगीना, कोतवाल साहब, ईमान धर्म, एक दिन अचानक इत्यादि। 1981 में अपर्णा सेन ने पहली फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था 36 चौरंगी लेन। इस फिल्म के लिए अपर्णा सेन को बेस्ट डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी फिल्में बनाई, जैसे परोमा, युगांत, परोमित्र, एक दिन, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, 15 पार्क एवेन्यू, द जैपनीज वाइफ इत्यादि। बहुत सारे अवार्ड्स मिले। पारोमा के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड, युगांत के लिए बेस्ट बंगला फिल्म का नेशनल अवार्ड, परोमित्र एक दिन बेस्ट बंगला फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड, मिस्टर मिसेस अय्यर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और नेशनल इंटीग्रेशन पर बनी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड, मिस्टर मिसेस अय्यर बेस्ट इंग्लिश फीचर फिल्म। इसके अलावा इन्हें 9 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मान और 8 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी नवाजा गया। 1987 में सिनेमा में योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। मशहूर फिल्म अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा इनकी सुपुत्री हैं। एक लंबे समय तक सानंदा नाम की एक महिला पत्रिका की यह एडिटर भी रहीं। कुछ समय एक क्षेत्रीय चैनल कोलकाता टीवी की क्रिएटिव हेड भी रहीं। आजकल पारोमा नाम की एक पत्रिका की संपादक हैं। वेलकम बैक टू रीमेड इन इंडिया। बात करेंगे एक इंग्लिश फिल्म की। केट एक टीचर है जो अपने मंगेतर चार्ली के साथ कनाडा में रहती है। चार्ली डॉक्टर है। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए पेरिस जाता है। कुछ दिनों बाद केट के पास चार्ली का फ़ोन आता है, जिससे ये पता चलता है कि चार्ली अब उसके पास लौट कर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उससे पेरिस में जूलियट नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। केट अपने प्यार को वापस जीत कर लाने का निश्चय करती है। फ्लाइट में उसे ल्यूक नाम का एक आदमी मिलता है। ल्यूक उसके बैग में एक हीरो का हार छुपा देता है, जिसे ल्यूक इल्लीगली पेरिस स्मगल कर रहा है। जॉन पॉल कार्दोन एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो ल्यूक की हरकतों पर नज़र रखे हुए है, उसको चेस कर रहा है। केट जब चार्ली को ढूंढते हुए होटल पहुंचती है तब उसका सामान वहां से चोरी हो जाता है। ल्यूक अपने हीरो के हार के चक्कर में केट की मदद करता है। फिर वो दोनों चार्ली के पीछे कान जाते हैं। रास्ते में केट की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण ल्यूक उसे अपने घर ले जाता है। तब केट को पता चलता है कि असल में ल्यूक उतना बुरा आदमी नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी, और तब वो ल्यूक को बताती है कि ल्यूक का हीरो का हार महफूज उसने अपने पास ही रखा हुआ है। केट का जब चार्ली से सामना होता है तब केट ल्यूक को अपना असली प्यार कहकर चार्ली से मिलवाती है, माय ट्रू लव। असल में ये ल्यूक का नया पैतरा है जो चार्ली पर बिल्कुल सटीक काम कर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर जॉन पॉल कार्दोन केट से मिलता है और उससे कहता है कि वो ल्यूक को समझाए कि उसे हार पुलिस को वापस कर देना चाहिए, वरना उसे जेल में सड़ना पड़ सकता है। केट ल्यूक से कहती है कि वो हार बेचने में उसकी मदद करेगी। उसके बाद वो हार पुलिस को दे देती है और अपनी जमा पूंजी हार की कीमत के रूप में ल्यूक को दे देती है। उधर चार्ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो केट को वापस पाना चाहता है, लेकिन केट उसे साफ मना कर देती है। केट अब ल्यूक को पसंद करने लगी है, लेकिन वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है, इसलिए वो वापस कनाडा लौटने का फैसला करती है। ल्यूक को जब ये पता चलता है कि हार पुलिस के पास है,
तब उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो एयरपोर्ट भागता है जहां केट अपनी फ्लाइट का वेट कर रही है। ल्यूक उससे प्यार का इजहार करता है जिसे वो स्वीकार कर लेती है। इसी प्लॉट पर हिंदी में भी एक फिल्म बनी थी। केट और ल्यूक के रोल में थे काजोल और अजय देवगन, और चार्ली और जूलियट के रोल किए थे विजय आनंद और कश्मीरा शाह ने। संगीत जतिन ललित का, इसे प्रोड्यूस किया था गोवर्धन तनवानी ने, डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी ने, और फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। हिसार से सोनम धीमान के सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जो जानना चाहती हैं कि ये जो एक्टर्स सिंगर्स का कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनता है। यानी राज कपूर के लिए मुकेश गाया करते थे, दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी गाया करते थे, राजेश खन्ना, देवानंद, अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार, मनोज कुमार के लिए महेंद्र कपूर इत्यादि। कॉम्बिनेशन की कोई थ्योरी होती है। आम तौर पर सोनम जी ये क्रिएटिव सिलेक्शन ही होता है, जहां प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और क्रिएटिव टीम मिलकर सही आवाज़ का चुनाव करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक चेहरे के ऊपर किसी की आवाज़ वाला गीत चल जाता है, हिट हो जाता है, दूसरा गीत आता है, चल जाता है और हिट हो जाता है, तो सबको लगता है कि ये आवाज़ उस चेहरे के लिए बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा राज कपूर, मुकेश, और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप तो ताज्जुब करेंगे, राज कपूर ने मुकेश के जाने के बाद ये कहा था, अब तो मेरी आवाज़ ही चली गई। महेंद्र कपूर जी ने गाने गाए हैं मनोज कुमार के लिए, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार के लिए ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बनी थी। तो कोई थ्योरी नहीं है, पब्लिक की जो एक्सेप्टेंस होती है उस वजह से जो गाना चल जाता है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी लगता है और म्यूज़िक डायरेक्टर को भी लगता है कि ये आवाज़ सूटेबल है इस चेहरे के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर स्टार भी डिमांड कर लेता है कि यार मुझे वो आवाज़ चाहिए, अमिताभ बच्चन को किशोर कुमार की आवाज़ चाहिए, या दिलीप कुमार को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ चाहिए। और भी कुछ कारण हो सकते होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। नई उमंग और नए जोश के साथ फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। चलता हूँ, प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।